क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बैलेंस शीट दे दी गई है हमको मार्स लिमिटेड की। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स दिख रहे हैं, रुपीज़ इन लैक्स के अंदर दिया गया है। जो राइट साइड के अंदर है वो फिगर क्या है, ओपनिंग की 31/3/2022 की, और जो लेफ्ट साइड के अंदर फिगर दी गई है वो क्या है, हमारा करंट ईयर की है, मतलब क्लोजिंग की फिगर है 31/3/2023 की। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 200 लाख का दिया गया, प्रोविजन फॉर टैक्स 40 लाख का दिया गया, पीपीई परचेस किया गया 100 लाख का, करंट लायबिलिटीज़ के अंदर इंक्लूड किया गया, कैपिटल क्रेडिटर्स 25 लाख का है। एज एट 31/3/2023 के अंदर नील था। ये कब, 31 मार्च 2022 के अंदर, मतलब ओपनिंग के अंदर नील था। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेज किया गया है फॉर द ईयर एंडेड 120 लैक्स के। फ्रॉम द गिवन हमको प्रिपेयर करके बताना कैश फ्लो स्टेटमेंट इंटरनेट मेथड के हिसाब से। बैंक ऑडिट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है किसका, कैश मैनेजमेंट का। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ लिखेंगे। यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 200 का है, उसके अंदर एडजस्टमेंट करेंगे, कोई नॉन कैश आइटम्स होती है तो डेप्रिसिएशन है, कैसे निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर पीपी दे दिया गया था हमको 410 का और 450 का क्लोजिंग के अंदर था। तो और उसके बाद यहाँ पर जो पीपी जो है परचेज़ किया गया है वो कितना है, 100 लैक्स का है। तो क्या करेंगे, ओपनिंग के अंदर परचेज ऐड कर देंगे, 450 प्लस बाय 100 माइनस करेंगे 410 ओपनिंग का था, तो 410 प्लस बाय 100 माइनस बाय 450 कर देंगे तो कितना आएगा, 60 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे तो 260 आ जाएगा। चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल देखेंगे, इंक्रीज इन द इन्वेंट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा है। ओपनिंग कितना से 700 और क्लोजिंग कितना 800, तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 का आ जाएगा। ये 100 हमारा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। यहाँ पर हमेशा याद रखना है, इन्वेंटरी एक्सेप्शनल में आती है। बाकी का जो भी एसेट के अंदर अगर इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब क्या होता है कि हमने परचेस की गई होगी तो कैश आउटफ्लो होगा। और अगर इंक्रीज़ लायबिलिटी के अंदर होता है तो क्या होता है, हमने अगर इंक्रीज़ होता है तो हमने क्या किया गया होगा, पे किया गया होगा। अगर इंक्रीज़ होता है एसेट्स के अंदर तो वो क्या हो गया, हमारा इनफ्लो हो गया। और अगर इंक्रीज़ होता है लायबिलिटी के अंदर तो वो क्या हो गया, हमारा आउटफ्लो हो गया। और वाइस वर्सा कर देना, एक्सेप्शन इन्वेंटरी इसके अंदर आएगा, क्योंकि इन्वेंटरी क्या होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अगर इंक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है, हमने परचेस किया गया होता है, इसलिए वो आउटफ्लो रहता है हमारा। डिक्रीज़ इन द ट्रेड रिसीवेबल कितना है, तो 600 माइनस बाय 580। ट्रेड रिसीवेबल्स देखते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल कितना था, करंट असेट्स के अंदर है, 600 माइनस बाय 580 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर डिक्रीज़ हो गया ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी एसेट डिक्रीज़ हो गई। एसेट डिक्रीज़ हो गई मतलब क्या हो गया, कैश इनफ्लो हो गया, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। इंक्रीज़ इन द अदर नॉन करंट एसेट, इंक्रीज़ इन द अदर नॉन करंट एसेट कितना, 85 से 95 हो गया। अदर नॉन करंट एसेट कहाँ पर है, तो ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर देखना है हमको। अदर नॉन करंट एसेट 85 माइनस बाय 95 तो कितना हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 का आ गया, ये नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। इंक्रीज़ इन द अदर करंट एसेट, अदर करंट एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ हो रहा है तो कितना, 120 माइनस बाय 160 तो कितना है, 40 का हो रहा है, ये इसके अंदर नेगेटिव के अंदर लिखेंगे हम लोग। इंक्रीज़ इन द नॉन करंट लायबिलिटीज़ 80 माइनस बाय 90 तो 10 का हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे हम लोग। नॉन करंट लायबिलिटीज़, ये करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहाँ पर आएगी, क्या था, इंक्रीज़ इन द नॉन करंट लायबिलिटीज़ था। तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहाँ पर है, तो ये 80 90 ये नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर दी गई है हमको। ये इंक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ पर 10 के लिखेंगे। डिक्रीज़ इन द ट्रेड पेबल्स कितना आएगा, ट्रेड पेबल्स कितना है हमारा, तो 450 ओपनिंग के अंदर है, क्लोजिंग के अंदर 455 है, और ये ट्रेड पेबल्स के अंदर 25 लैक्स भी इंक्लूडेड है, तो ये भी हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 450 प्लस बाय 25 माइनस बाय 455, तो यहाँ पर 20 के नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। अदर करंट लायबिलिटीज़ देखेंगे तो 90 प्लस 45 माइनस बाय 90 प्लस बाय 45 माइनस बाय 40, ये क्या है, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का है, तो वो निकालेंगे तो कितना आएगा, 85 नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। तो अगर हम लोग टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश पेड टू द परचेज ऑफ द पीपी कितना था, 100 का था, नेगेटिव के अंदर लिखेंगे। रॉन्गली क्रेडिटेड पीपी जो कि हमको अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर इंस्टॉलेशंस का होगा, तो हम उसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं टू द कैपिटल के अंदर। लेकिन यहाँ पर ट्रेड पेबल्स के अंदर हमने क्या कर दिया था, ट्रेड पेबल्स के अंदर हमने क्या कर दिया था, कैपिटलाइज्ड कर दिया था, मतलब ट्रेड पेबल्स के अंदर गलती से हमने नाक दिया था। तो यहाँ पर जो रॉन्गली क्रेडिटेड किया गया था पीपीई को ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर, वो यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा कितना, 25 का, क्योंकि ये हमारा पीपीई का ही पार्ट होता है, लेकिन ये हमने ट्रेड क्रेडिटर्स में डाल दिया था। तो हमने इसकी एक इफेक्ट दी थी ऑपरेटिंग के अंदर, जहाँ पर ट्रेड क्रेडिटर्स के अंदर हमने प्लस किया था चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल में, और दूसरी इफेक्ट यहाँ पर देनी पड़ेगी रॉन्गली क्रेडिटेड पीपीई इंस्टॉलेशन का इन द ट्रेड क्रेडिटर्स 25 का। कैश पेड टू द एक्विजिशंस इन्वेस्टमेंट, एक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट जो हमारा कितनी है, 60 की है और 100 के हो गए वो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर थी, इन्वेस्टमेंट
तो ये करंट असेट्स के अंदर फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट थी 60 की थी और 100 हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, हमने परचेस की गई होगी। तो कितने की परचेस की, 40 की। तो ये नेगेटिव के अंदर लिखेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 115 नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग रेज ड्यूरिंग द ईयर, कितनी रेज की गई है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो वो देखना पड़ेगा हमको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है कितनी। तो बोरोइंग्स के अंदर देखेंगे 300 का 360 हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेज ड्यूरिंग द ईयर कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर हमको नीचे दे ही दिया गया था 120 का इंक्रीज़ हो रहा है। तो वो हम लोग लिख देंगे बोरोइंग्स जो थी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो कितना दे दिया गया था हमको, डी पॉइंट के अंदर दिया गया था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स रेज ड्यूरिंग द ईयर, ये हमको टोटली दे दिया गया है। तो हमको यही लिख देना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 का इंक्रीज़ हो गया है। यहाँ पर कैश इनफ्लोज है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल से प्रोसीड हुआ मतलब हमको पैसा मिला। ये हमने कहाँ से लिखा तो हमारा जो इक्विटी है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो कितना है 250 माइनस पर 280, तो कितना आ जाएगा हमारा 30 का इंक्रीज़ हो रहा है। ये प्रोसीड मतलब हमको पैसा मिला होगा तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव के अंदर लिखेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग रिपेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिपेड किया गया होगा, तो 300 प्लस बाय 120 माइनस बाय 360। 300 क्या था तो ओपनिंग था, 120 हमने ड्यूरिंग द ईयर लाए और 360 हमारा क्या हो गया, क्लोजिंग हो गया। ये हमको दिया गया होगा। यहाँ पर जो हमारी बोरोइंग्स दी गई है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर बोरोइंग्स कितनी है, 300 ओपनिंग है, 360 क्लोजिंग है और 120 का क्या है हमारा रेज ड्यूरिंग द ईयर है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60 नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 90 पॉजिटिव के अंदर आ रहा है। इंक्रीज़ इन द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो, तो 35 पॉजिटिव, उसमें से माइनस करेंगे 115, उसमें ऐड करेंगे 90, तो हमारा कितना आ जाएगा 10 का आ जाएगा। इंक्रीज़ इन द कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग द ईयर, कैश एंड द कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना होगा, तो 300 माइनस बाय 420, 300 माइनस बाय 420। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं हम लोग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है 300 है ओपनिंग के अंदर और 420 भी ऐड कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ये 420 क्या था, बैंक ओवरड्राफ्ट का था। यहाँ पर हमको दिया गया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, अज्यूम किया जा रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कैश मैनेजमेंट का, इसलिए हम लोग इसको कैश के अंदर ऐड कर देंगे। तो 300 प्लस बाय 420 करेंगे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर सॉरी माइनस करेंगे 300 माइनस बाय 420, क्योंकि बैंक ओडी हमारे को पैसा देना होता है और कैश हमारे पास पड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव के अंदर आ जाएगा 120। उसके बाद देखेंगे क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, तो वो हमारा कैसे आएगा, तो यहाँ पर 120 जो नेगेटिव के अंदर है प्लस बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 110 नेगेटिव के अंदर आ जाएगा और ये हमारा टैली हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो 300 टैली करना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 300 हमको दिया गया था इसके अंदर 31/3/2023 के अंदर, मतलब ये क्या था हमारा क्लोजिंग था। क्लोजिंग के अंदर हमको दिया गया था कितना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 300 का और बैंक ओटी कितना था 410 का, तो मतलब 300 में से 410 माइनस करेंगे तो नेगेटिव के अंदर 110 आ जाएगा। इंड AS 8 के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंज इन द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 का, एंटिटी ने डिस्कवर किया कि प्रोविजंस फॉर द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर द पेमेंट ऑफ द बोनस, बोनस की एक ऑब्लिगेशन है सेलेक्ट करने के लिए एम्प्लॉयज़ इन द कॉर्पोरेट ऑफिस, मटेरियल अमाउंट भी है रिक्वायर्ड कर रहा है कि रिकॉग्नाइज करना है इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब कि रिक्वायर्ड था इसको रिकॉग्नाइज करना कब, 31 मार्च 2021 वॉज नॉट रिकॉग्नाइज, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ड्यू टू द ओवर साइड ऑफ द फैक्ट, मतलब फैक्ट को इग्नोर कर दिया गया इसलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। जो बोनस है वो पेड की गई थी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और इसको एक्सपेंस के तौर पे रिकॉग्नाइज कर दिया गया है। जो भी बोनस पेड की गई थी फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 की, उसकी ट्रीटमेंट जो थी वो कर दी गई है एक्सपेंस के तौर पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको बता दिया गया है सेट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। वुड द सिचुएशन, क्या सिचुएशन जो रिक्वायर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमको, कंपैरेटिव कंसिडर करके बताइए हमको अमाउंट जो मटेरियल है उसकी, मतलब ये जो 31 मार्च 2021 की बात हो रही है उसका बता रहा है। 22 के अंदर तो ट्रीटमेंट सही से कर दी गई है। तो आंसर देखते हैं। एज पर द पैरा 41 ऑफ द इंड AS 8 के हिसाब से जो भी एरर जो कि अराइज होती है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन मेजरमेंट प्रेजेंटेशन या तो डिस्क्लोजर, मतलब एरर्स किसके अंदर हो सकती है, रिकॉग्नाइजेशन के अंदर, मेजरमेंट प्रेजेंटेशन या तो डिस्क्लोजर के अंदर हो सकती है एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंप्लाई नहीं कर रहा है इंड AS को, अगर कंटेन किया जाता है कि वो मटीरियल एरर है या तो इमटीरियल एरर है जो कि इंटेंशनली
अगर इमटेरियल होगी और वो इंटेंशनली होगी टू अचीव द पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और द कैश फ्लो, तो हमको उसको सुधारने पड़ेगा यहाँ पर। पोटेंशियली जो करंट पीरियड एरर्स जो होती है उसको डिस्कवर किया गया था कब, पीरियड आर करेक्टेड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव फॉर द इश्यू। जो पोटेंशियल पीरियड की एरर जो थी वो डिस्कवर कब की गई थी, पीरियड के अंदर, मतलब अभी करंट पीरियड के अंदर, जिसको करेक्ट करना था बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव, मतलब अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी का जो अप्रूवल होना है उसके अंदर हमको करेक्ट करने की जरूरत पड़ेगी प्रायर पीरियड की एरर। हाउएवर लेकिन जो मटीरियल एरर्स है वो समटाइम्स नॉट डिस्कवर्ड, लेकिन मटीरियल एरर डिस्कवर्ड नहीं हो पाई है जब तक सब्सिक्वेंट पीरियड के अंदर, मतलब सब्सिक्वेंट पीरियड भी आ गया लेकिन फिर भी वो डिस्कवर्ड नहीं हो पाई थी। इन दिस द प्रायर पीरियड एरर्स, मतलब ये जो प्रायर पीरियड की एरर्स है इसको हमको करेक्ट करना पड़ेगा कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के अंदर जो कि प्रेजेंट की गई है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट सब्सिक्वेंट पीरियड। मतलब अब हम जो सब्सिक्वेंट पीरियड है उसके अंदर प्रायर पीरियड की एरर्स को करेक्ट करेंगे। पैरा 40A के हिसाब से, इंडेक्स 1 के हिसाब से एंटिटी को प्रेजेंट करना पड़ेगा थर्ड बैलेंस शीट, मतलब एंटिटी को थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड के अंदर। इन एडिशन टू द मिनिमम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है उसके अलावा भी एक बैलेंस शीट जो बनाते हैं हम लोग बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स की, मतलब 3 बैलेंस शीट बनती है, एक करंट की, एक कंपैरेटिव की और एक फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड की बनाता है। वो अगर इंटर अलाइड करता है इट मेक द रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट्स ऑफ इट्स आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करना का होता है तब हम लोग ये चीज़ करते हैं। दैट इज़ मटीरियल इफेक्ट, अगर उसकी मटीरियल इफेक्ट होती है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर्स इन द गिवन केस के अंदर जो एक्सपेंस है वो ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 का है, एंड जो लायबिलिटी है वो 31 एंड जो लायबल है एज एट 31 मार्च 2021, मतलब 31 मार्च 2021 के अंदर वो आना चाहिए था। वेर अंडर स्टेटेड बिकॉज ऑफ द नॉन रिकॉग्निशंस, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, इसलिए बोनस एक्सपेंस था वो एंड रिलेटेड प्रोविजंस के हिसाब से एक्सपेंसेस जो कि ईयर एंड 31 मार्च 2022 का था अदर एंड के ऊपर वो क्या हो गया, ओवर स्टेट कर दिया गया टू द सेम एक्सटेंट बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशंस ऑफ द एफोरसेड बोनस एज एन एक्सपेंस फॉर द ईयर। मतलब कि ये बोल रहा है कि जो 31 मार्च 2022 का एक्सपेंस है उसको ओवर स्टेट कर दिया गया, मतलब ज़्यादा करके ना बता दिया गया। तो ये टू करेक्ट द अबव एरर्स, मतलब जो पिछले साल की एरर्स थी उसको करेक्ट करने के लिए, जो अभी के अंदर जो ओवर स्टेट किया है उसको करेक्ट करने के लिए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, तो एंटिटी क्या करना पड़ेगा, एंटिटी को रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट, रीस्टेट करना पड़ेगी उसको कंपैरेटिव अमाउंट की, मतलब दैट इज़ द फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022 की जो अमाउंट है उसको रीस्टेट करके बताना पड़ेगा इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रीस्टेट करके बताना पड़ेगा और प्रेजेंट करनी पड़ेगी उसको थर्ड बैलेंस शीट एज एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड के अंदर जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे उसके अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट बना के बतानी पड़ेगी यहाँ पर एज एट द 1 अप्रैल 2021, मतलब ये कब की होगी, 1 अप्रैल 2021 की होगी। वेर एस इट शुड रिकॉग्नाइज द प्रोविजन ऑफ द बोनस, और प्रोविजन ऑफ द बोनस को वहाँ पर रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा और रीस्टेट करके बताना पड़ेगा रिटेन अर्निंग को। मतलब 3 चीज़ें बनेगी, 3 बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पर, एक तो कब की 31 मार्च 2023 की, एक कब की 31 मार्च 2022 की, और एक कब की उसके बिगिनिंग ऑफ द ईयर की, मतलब कि कौन सी 1 अप्रैल 2021 की, और 1 अप्रैल 2021 और 31 मार्च 2022 के अंदर, दोनों के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, रीस्टेट डाल के बताना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए एरर्स को। वाइल प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर कर रहे थे हाफ ईयरली 30 सितंबर 2021 का, एंटिटी ने नोट किया कि अंडर एक्रूवल किया गया है अदर सर्टेन एक्सपेंसेस का इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021। जो अमाउंट थी अंडर एक्रूवल की वो अज्यूम की जा रही है कि मटेरियल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो अमाउंट है वो इमटेरियल इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल के अंदर वो इमटेरियल है लेकिन इंटरिम के अंदर वो मटेरियल है। द मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू, मैनेजमेंट इस व्यू के अंदर रहेगा कोई ज़रूरत नहीं है करेक्ट करने का एरर्स को इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम के अंदर करेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैनेजमेंट ये बोल रहा है। कंसिडर दैट द अमाउंट the management is of the view that need not to be correct interim financial the amount is expected to be immaterial from the point of view of the annual financial statement, where the management views is acceptable। क्या मैनेजमेंट का व्यू एक्सेप्ट करना चाहिए? आंसर देखते हैं। पैरा 41 ऑफ द इंडिया एट के हिसाब से इंटर स्टेट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंप्लाई नहीं कर रहा है इंडिया के हिसाब से अगर द कंटेंट आइदर मटीरियल एरर, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिया के हिसाब से नहीं बने होंगे अगर वो उसके अंदर मटीरियल एरर्स होती है तो इमटीरियल एरर्स होती है जो कि इंटेंशनली की जाती है अचीव करने के लिए पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल पोजीशन परफॉर्मेंस एंड द कैश फ्लोज एज रिगार्ड्स। जो असेसमेंट होती है मटीरियल है ऑफ द आइटम्स इन प्रिपेयरिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि कोई भी मटीरियल
रहती है अगर इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर पैरा 25 इंडेक्स 34 इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फॉलोइंग नीचे दिया गया चीज़ करनी पड़ेगी। वाइल जजिंग, जब हम लोग जज कर रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मटीरियल आइटम तो नहीं है। अगर ये मटीरियल आइटम निकलती है तो दिस स्टैंडर्ड बेस द रिकॉग्निशन एंड द डिस्क्लोजर decisions on the data for the interim period by itself the reasons for the understandability of the interim figures। मतलब इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरिम फिगर्स को हमको सही करके बताना पड़ेगा, जो कि मटेरियल आइटम्स है उसको करेक्ट करके बताना पड़ेगा। दस द एग्जांपल्स ऑफ द अनयूजुअल आइटम, जो अनयूजुअल आइटम्स का एग्जांपल होता है चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है, या तो एस्टिमेट होती है या तो एरर्स होती है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड एंड डिस्क्लोज की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द मटीरियलिटी इन रिलेशन टू द इंटरिम पीरियड डेटा टू अवॉइड द मिसलीडिंग। मतलब हमको ये जो भी चीज़ें होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स या तो एरर्स के अंदर, कुछ भी अनयूजुअल आइटम्स के अंदर, चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, एस्टिमेट्स के अंदर, एरर्स के अंदर, अगर ये सब चीज़ें हमको रिकॉग्नाइज होती है इंटरिम पीरियड के अंदर, तो हमको उसको करेक्ट करना पड़ता है ताकि हम लोग सही से प्रेजेंटेशन कर पाएँ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। मिसलीडिंग इंटरफेरेंस माइट रिजल्ट, अगर हम लोग मिसलीडिंग करके बताएंगे तो नॉन डिस्क्लोजर होगा। मतलब अगर मटीरियल है तो हमको उसको करेक्ट करना पड़ेगा इंटरिम पीरियड के अंदर ही। द ओवर राइडिंग गोल्स इज़ टू एंश्योर, ओवर राइडिंग गोल क्या होता है कि एंश्योर करना है कि जो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जा रही है जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है वो रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज़ फाइनेंशियल पोजीशंस, वो ये दर्शानी चाहिए कि एंटिटी के फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। एज पर दी अबव के हिसाब से जो मटीरियल जजमेंट इन्वॉल्व किया जाता है इन्वॉल्विंग द डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी, जो मटीरियलिटी होती है वो डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी होती है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिग्री ऑफ द सब्जेक्टिविटी होती है, जजमेंट लगता है उसके अंदर मटीरियलिटी के अंदर। द ओवर राइडिंग गोल्स इज टू एंश्योर, ओवर राइडिंग गोल क्या है, ये एंश्योर करना कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है उसके अंदर इंक्लूड किया जाए सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब जो जो इन्फॉर्मेशन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर जरूरी है, जो जो इन्फॉर्मेशन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर चाहिए वो सारी होनी चाहिए। रिलेवेंट टू अंडरस्टैंड, ताकि अंडरस्टैंड कर पाए फाइनेंशियल पोजीशंस को एंड परफॉर्मेंस को ऑफ द एंटिटी ड्यूरिंग द इंटरिम पीरियड। इट इज़ देयरफॉर नॉट एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट नहीं होगा कि क्वांटिटेटिव असेसमेंट कर दिया जाए मटीरियलिटी का ऑन द प्रोजेक्शंस एनुअल फिगर्स के ऊपर व्हेन इवैल्यूएटिंग द एरर्स इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकॉर्डिंगली जो मैनेजमेंट का रिक्वायर्ड है कि करेक्ट करना है एरर को, मैनेजमेंट रिक्वायर्ड टू करेक्ट अकॉर्डिंगली, मतलब मैनेजमेंट को अब करेक्ट करनी ही पड़ेगी उस एरर्स को इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, सिंस इट इज असेट, ये असेस किया गया है कि ये मटेरियल भी है इन रिलेशन टू द इंटरिम पीरियड। थर्ड देखते हैं एबीसी लिमिटेड हैज़ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एबीसी लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए की, विच इज़ इन एडवर्टली ओमिटेड, जिसको ओमिट कर दिया गया था, डेप्रीशिएट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि जो उसका डेप्रीशिएशन था उसको ओमिट कर दिया गया था, मतलब लगाया नहीं गया था। जो प्रॉपर्टी है वो एक्वायर्ड की गई है ऑन द 1 अप्रैल 2021, जो प्रॉपर्टी है उसकी यूजफुल लाइफ 10 ईयर की है एंड इज़ डेप्रीशिएटेड यूजिंग एसएलएम के बेसिस के ऊपर उसको डेप्रीशिएट किया जा रहा है। एस्टिमेट करके बताइए रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द, मतलब एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि रेसिडुअल वैल्यू जो 10 साल की है वो कितनी नील है। हाउ शुड, कैसे आप इस एरर को करेक्ट करोगे इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024। अज्यूम किया जा रहा है कि जो इम्पैक्ट है वो मटीरियल है, क्वेश्चन मार्क बोला गया है, मतलब अज्यूम कीजिए कि जो इम्पैक्ट है सेम, क्या वो कंसिडर की जाएगी मटीरियल, फॉर द सिंप्लिसिटी के लिए इग्नोर कर दीजिए जो भी टैक्स इफेक्ट आ रही है उसकी। आंसर देखते हैं, जो एरर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा बाय द रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करके ना एरर को करेक्ट करना पड़ेगा फिगर इन द फाइनेंशियल ईयर कब 22-23 के अंदर, एंड ऑल्सो बाय प्रेजेंटिंग द थर्ड बैलेंस शीट, और थर्ड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी कब 1 अप्रैल 2022 की। मतलब यहाँ पर हम लोग कंपैरेटिव के अंदर भी करेक्शन करेंगे और थर्ड बैलेंस शीट बना के भी बताएंगे, दोनों को रीस्टेट करेंगे 1 अप्रैल 2022, विच इज़ द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो क्या होगी अर्लीस्ट पीरियड की, मतलब 1 अप्रैल 2022 की भी हमको बना के बतानी पड़ेगी, मतलब 3 बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी लिमिटेड चेंज कर रही है उसकी मेथड अडॉप्टेड फॉर द इन्वेंटरी वैल्यूएशन 2022-23 के लिए। प्रायर टू द चेंजेस से पहले जो इन्वेंटरी थी वो वैल्यूएट की गई थी यूजिंग द फर्स्ट आउट फीफो के बेसिस पे वैल्यूएट की गई थी। अभी ऐसा लग रहा है कि मैच करने के लिए करंट प्रैक्टिस को एंड टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा रिलेवेंट एंड रिलायबल करने के लिए और मैच करने के लिए जो मार्केट की प्रैक्टिस है उसको, तो वेटेड एवरेज लगाने की बात की जा रही है, वेटेड एवरेज मॉड्यूल लगाने की बात की जा रही है, जो कि मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। जो इसकी इफेक्ट है ऑफ द चेंजेस इन द मेथड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द इन्वेंटरी, उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो 31 मार्च 2021 की जो इन्वेंटरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 10 मिलियन से, 31 मार्च 2022 की इंक्रीज़ हो जाएगी 15 से, और 23 की इंक्रीज़ हो जाएगी कब 20 मिलियन से।
प्रॉफिट एंड लॉस हमको दे दिया गया है फीफो के हिसाब से, हमको दिया गया था 22-23 और 21-22 का दिया गया है हमको। रेवेन्यू दे दिया गया है 296 324 और COGS दे दिया गया है हमको 164 173 और वैसे करके हमको प्रॉफिट बताया गया है 5868 दिया गया है। रिटर्न अर्निंग हमको 31 मार्च 2021 की मतलब ओपनिंग की दी गई है, हमको कितना है 423 मिलियंस दिया गया है। हमको रिक्वायर्ड करके बताना, प्रेजेंट करके बताना इम्पैक्ट क्या होगी चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसी के इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रोड्यूस करके बताना एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी इन AS 8 के हिसाब से। देखते हैं प्रॉफिट लॉस अंडर द वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से देखेंगे अगर हम लोग तो रीस्टेट करके बताना पड़ेगा 21-22 को। 21 रेवेन्यू कितना था, तो रेवेन्यू दिया गया था हमको 296 और 324, ये हमको कहाँ से मिलेगा, तो 296 324 जितना है उतना ही रहेगा। यहाँ पर COGS के अंदर चेंजेस होंगे तो 164 है और 173 है, तो 164 जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें से हमको डिक्रीज़ कर देना पड़ेगा। कितना डिक्रीज़ कर देंगे, 5 का डिक्रीज़ कर देंगे। 164 माइनस बाय 5 करेंगे तो कितना आएगा 159 आएगा। ये 5 का डिक्रीज़ कैसे हो गया, तो देखेंगे तो 31 मार्च 2021 को कितनी 10 मिलियन थी, 31 मार्च 2022 को कितनी हो गई 15 मिलियन हो गई। मतलब क्या हो गया 5 से इंक्रीज़ हो गया, 5 से इंक्रीज़ हो गया तो COGS क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से 5 से डिक्रीज़ हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 159 आ जाएगा। और उसके बाद देखेंगे तो 137 का GP आ गया हमारा रीस्टेटेड 21-22 का। और उसके बाद एक्सपेंसेस कितने थे, तो एक्सपेंसेस के अंदर क्या कोई इफेक्ट होगी इन्वेंटरी के चेंजेस से, नहीं होगी। तो 74 इतने के इतने रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग टोटल देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 63 का। उसके बाद 22-23 के अंदर देखेंगे तो 156 कैसा है, 168 जो है COGS 173 जो है उसमें से माइनस करेंगे कितना 5 का। क्यों 5 का माइनस किए, तो 15 के बाद कितना हो गया 20 हो गया। मतलब कितना हो गया 5 का इंक्रीज़ हो गया। तो 5 का इंक्रीज़ हो गया तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना डिक्रीज़ हो जाएगा, 5 से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 168 में से वन कितना है 173 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना होगा 168 होगा। और तो 156 का हमारा GP आ गया। इसमें से एक्सपेंसेस में कुछ असर होगा, नहीं होगा। तो 83 का वैसे ही रहेगा। तो 73 का प्रॉफिट आ गया। स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग चेंजेस इन द इक्विटी एक्सट्रैक्ट के बेसिस के ऊपर। तो रिटेन अर्निंग लिखेंगे, ओरिजिनल के अंदर कितना था 1 अप्रैल 2021 का 423 था। क्या इसके अंदर चेंजेस इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन पॉलिसी हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हमारा 1 अप्रैल 2021 का रीस्टेट में कितना आ जाएगा, डैश आ जाएगा। और उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर 21-22 यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कितना था 58 का। ये 58 का कहाँ से आएगा, तो ये हमको दिया गया था 21-22 का 58। और इसके अंदर फिर क्या हो गया 31 मार्च 2022 के दिन 481 हो गया। 481 कब का हो गया 31 मार्च 2022 का हो गया। फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर 22-23 कितना हो गया, तो वो हो गया 68 का। ये कहाँ से लिखा हमने, ये यहाँ पर दिया गया था 68 का। ये हमारी क्या थी सब ओरिजिनल फिगर थी। तो हमारा कितना आ रहा था 549 आ रहा था। अब उसके बाद रिटेन अर्निंग हमारे जो अभी न्यू के हिसाब से देखेंगे, मतलब जो हमने चेंजेस किया उसके हिसाब से देखेंगे तो वो कितनी आएगी 423 का। जो हमारा रिटेन अर्निंग था 1 अप्रैल 2021 का, उसके अंदर चेंजेस इन द इन्वेंटरी वैल्यूएशन कितना 10 के हिसाब से बढ़ा, तो 10 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 433। क्योंकि जैसे ही हम लोग इन्वेंटरी के अंदर एडिशन करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारा रिटेन अर्निंग इंक्रीज हो जाएगा। तो 10 से इंक्रीज करेंगे तो 433 आ जाएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 21-22 का कितना आएगा 63 आएगा, जो कि हमको दिया गया है। हमने रीस्टेट करके फाइंड आउट किया था ऊपर 63, तो यहाँ पर आ जाएगा 496 31 मार्च 2022 का। फिर प्रॉफिट 2022-23 का कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। तो हमारा 31 मार्च 2023 का कितना हो जाएगा रिटर्न अर्निंग 569। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 चेरी लिमिटेड ने डिस्कवर किया गया सम ऑफ इट प्रोडक्ट सोल्ड किया गया था ड्यूरिंग 23-24, मतलब प्रीवियस ईयर में जो सोल्ड किया गया था वो इनकरेक्टली इंक्लूड हो गया है इन्वेंटरी 31 मार्च 2024 के अंदर। 31 मार्च 2024 के अंदर इनकरेक्टली इंक्लूड हो गया था। कितना था 6500, मतलब सोल्ड हो गया लेकिन फिर भी वो इन्वेंटरी के अंदर दिख रहा है प्रीवियस ईयर में। चेरी लिमिटेड जो है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड फॉर द 2004-2005 की देख रही है, मतलब 24-25 का देख रही है। शो द सेल्स कितना बता रही है, वो 1,04,000 का बता रही है। COGS कितना का बता रही है 86,500, और इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है 6,500 फॉर द एरर इन द ओपनिंग इन्वेंटरी। जो ओपनिंग इन्वेंटरी के अंदर एरर जो थी, मतलब जो प्रीवियस ईयर की क्लोजिंग थी वो इस साल की ओपनिंग हो जाएगी, तो उसके अंदर 6,500 यहाँ पर हमारा COGS के अंदर ऐड होके आ रहा है। एंड द इनकम टैक्स ऑफ 5250, और इनकम टैक्स जो था, मतलब उसके बाद प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट के बाद टैक्स कटता है, तो वो टैक्स जो है इनकम टैक्स वो कितना है 5250 का है फॉर द
फॉर 23-24 चेरी लिमिटेड ने रिपोर्ट हमको दी गई है। सेल्स दिया गया 73,500, COGS दिया गया 53,500, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स दिया गया 20,000 रुपये इनकम टैक्स, 6,000 का प्रॉफिट 14,000 का दिया गया है। तो बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS हमको 2.8 का आ रहा है। 23-24 के अंदर ओपनिंग रिटेन अर्निंग जो है वो 20,000 की है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग जो है वो 34,000 की है। चेरी लिमिटेड का इनकम टैक्स रेट 30% के हिसाब से है फॉर द ईयर अंडर 24-25 एंड 23-24। यहाँ पर कोई अदर इनकम या एक्सपेंस नहीं है। चेरी लिमिटेड हैड 50,000 मतलब 50,000 के 5,000 शेयर 10 के हिसाब से हैं, शेयर कैपिटल उसकी बताई गई है हमको। एंड नो अदर कंपोनेंट, और कोई अदर कंपोनेंट नहीं है इक्विटी एक्सेप्ट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग के अलावा और कोई कंपोनेंट नहीं है चेरी लिमिटेड के अंदर। स्टेट करके बताइए हमको कैसे हम ट्रीट करेंगे एंड अमाउंट करेंगे द चेरी लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी नोट्स वेयर, जहाँ पर भी रिक्वायर्ड होती है आपको करंट पीरियड एंड अर्लियर पीरियड्स की बना के बताइए हमको रिलेवेंट इंडेक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5, चेरी लिमिटेड एक्सट्रैक्ट बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 23-24 और 24-25 का बनाएंगे। 23-24 का जो वो रीस्टेट करके बताएंगे हम लोग। तो सेल्स कितनी थी 73,500 जो कि हमको दी गई थी 73,500, ये 53,600 जो था इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमको ऐड करना पड़ेगा ये 6,500। ये 6,500 सोल्ड हो गया है तो हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बिल्कुल हमको ऐड करना पड़ेगा COGS के अंदर, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड के अंदर। क्यों यहाँ पर हमको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग के अंदर था, क्लोजिंग के अंदर था मतलब ये हमारा बिक गया है तो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रॉन्गली रिकॉर्डेड हो गया, इनकरेक्टली इन्वेंटरी के अंदर रह गया था, इसलिए यहाँ पर हमको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर COGS हमारा 53,500 की जगह पर कितना हो जाएगा 60,000 का हो जाएगा, क्योंकि 6,500 हमने ऐड किया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 60,000 का आ जाएगा। तो हमारा 13,500 का प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ गया, उसमें से इनकम टैक्स माइनस करेंगे 4050। अब यहाँ पर इनकम टैक्स के अंदर क्या हो रहा है, तो इनकम टैक्स कितना है 5250 का है, सॉरी 5250 का तो कब का था 24-25 का था। हम तो क्या कौन सा देख रहे हैं 23-24 का देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमको रेट निकालना पड़ेगा, तो कितना निकल रहा था इनकम टैक्स का रेट 6,000 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे तो 30% का रेट था, और ये हमको शायद दिया भी था और नहीं दिया था, शायद दिया था। इनकम टैक्स का रेट कितना था 30% का था। तो यहाँ पर वही करेंगे हम लोग, प्रॉफिट का 30% निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना था हमारा 13,500 का था, उसका 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा 4050 आ जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो 9450 आ जाएगा। EPS या तो डाइल्यूटेड EPS निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे तो शेयर से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो 9450 को डिवाइड करेंगे कितने 5,000 शेयर्स थे तो 1.89 आ जाएगा बेसिक या तो डाइल्यूटेड EPS। 24-25 देखेंगे हम लोग तो 1,04,000 की हमारी सेल्स थी, 1,04,000 कहाँ था हमारा, ये हमको दिया गया था चेरी लिमिटेड सेकंड पैराग्राफ के अंदर। 24-25 का कितना था 1,04,000 का था। कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड कितना था 86,500 का था, जिसमें 6,500 एरर का था ओपनिंग का। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, तो ये जो कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड्स है इसमें से हमको निकालना पड़ेगा। वहाँ पर हमको ऐड करना पड़ा था क्योंकि वो क्लोजिंग में था, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग के अंदर आया है इसलिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 86,500 था तो वहाँ पर क्लोजिंग था तो वहाँ पर हमने ऐड कर दिया था, और यहाँ पर ओपनिंग है तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो 86,500 में से 6,500 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80,000 आएगा। तो उससे 24,000 का हमारा प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ जाएगा। इनकम टैक्स लगाएंगे तो 7,200 का 30% के हिसाब से 16,800 हमारा प्रॉफिट आ गया। तो बेसिक डाइल्यूटेड देखेंगे तो 3.36 आ जाएगा। चेरी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ द चेंजेस इन द इक्विटी देखेंगे तो रिटेन अर्निंग और शेयर कैपिटल दो चीज़ें हैं। तो शेयर कैपिटल में तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो शेयर कैपिटल जो 31 मार्च 2023 का है वही हमारा रहेगा कब तक 31 मार्च 2025 तक। तो वो कितना 50,000 ही रहेगा। रिटेन अर्निंग के अंदर क्या होगा तो 20,000 की हमारी रिटेन अर्निंग थी। ये हमको कहाँ दी गई थी, ये हमको दी गई थी यहाँ पर 20,000 की रिटेन अर्निंग है, और क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी 34,000 की दी गई थी हमको। तो यहाँ पर 20,000 की है, क्लोजिंग से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2024 कितना आएगा हम लोग रीस्टेट करके बताएंगे। तो 9450 का आएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो 29,450 आ जाएगा। और फिर प्रॉफिट 31 मार्च 2025 का देखेंगे तो कोई कितना आएगा 16,800 आएगा। तो वो ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 46,250 आ जाएगा। और 50,000 का शेयर कैपिटल तो टोटल देखेंगे तो 96,250 आ जाएगा हमारा टोटल के अंदर चेंजेस इन द इक्विटी।
एक्सट्रैक्ट अगर हम लोग नोट बना के बताएं तो क्या होगा, तो प्रोडक्ट जिसको सोल्ड किया गया था 23-24 के अंदर वो इनकरेक्टली इंक्लूड हो गया था इन्वेंटरी 31 मार्च 2024 के अंदर, जो कि कितनी अमाउंटिंग का था 6500 का। फाइनेंस स्टेटमेंट 23-24 का कितना था, रीस्टेट करके उन्होंने करेक्ट किया है एरर को। जो इफेक्ट है रीस्टेटमेंट्स की वो हमको नीचे दी गई है। इंक्रीज़ हो रहा है कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड 6500 से 23-24 की इफेक्ट बता रही है हम लोग। यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया हमने क्या, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड 6500 से। डिक्रीज़ इन द इनकम टैक्स एक्सपेंसेस कितना था 1950, ये जो हमने ऊपर किया था वही इफेक्ट सब यहाँ पर बताई है। डिक्रीज़ इन द प्रॉफिट कितना हो गया 4550 का। डिक्रीज़ इन द बेसिक एंड द डायल्यूटेड EPS कितना हो गया 0.91 का। डिक्रीज़ इन द इन्वेंटरी कितना हो गया 6500 का। डिक्रीज़ इन द इनकम टैक्स पेबल कितना हो गया 1950 का। डिक्रीज़ इन द इक्विटी कितना हो गया 4550 का। देयर इज नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आ रही है बैलेंस शीट में एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड्स, मतलब कि 1 अप्रैल 2023। यहाँ पर हम लोग 3 बैलेंस शीट बनाते हैं ना, क्योंकि अगर वो उससे भी प्रायर पीरियड का अगर कोई एरर होती है तो हम लोग 3 बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड मतलब बिगिनिंग ऑफ द प्रायर पीरियड की हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 1 अप्रैल 2023 की हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारी जो एरर है वो प्रीवियस ईयर की है, मतलब कि कब की है, तो 23-24 की है। तो हम लोग 23-24 के अंदर ही उसको करेक्ट कर देंगे एरर को।